हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज पहली क्लास है जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए पढ़ लेते हैं अच्छे से भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। तो भारत को जो संवैधानिक विकास होता है वो आप लोगों को पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी और कब से शुरू होता है, क्योंकि संविधान होता क्या है कि किसी भी रूल या रेगुलेशन का कलेक्शन कहा जा सकता है कि जिससे कोई संस्था या कोई देश अ, जिसके आधार पर चलाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहा कहते हैं। और संविधान का विकास जो बात हो रही है भारतीय संविधान के विकास की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उसके अधीन बहुत सारे रूल रेगुलेशन आए थे, एक्ट आए थे, उनको पढ़ेंगे और वहीं से शुरुआत होती है। और इस विकास को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और ब्रिटिश क्राउन के अधीन। आपको पता होगा कि सन 1857 में एक क्रांति होती है, 1857 की क्रांति बहुत फेमस होती है, पूरे देश में लगभग हर वर्ग ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिससे अंग्रेज पूरी तरीके से डर गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी वो पूरी तरीके से हिल गई थी। और ब्रिटिश सरकार को यह मौका मिल गया कि हम अब शासन व्यवस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर या लेकर खुद शासन करना प्रारंभ कर दें। तो उस मौके का फायदा उठाकर ब्रिटिश सरकार अपने अंडर में ले लेती है भारत के जो भी क्षेत्र थे और उनको शासन करने लगे और उस पर बहुत सारे अधिनियम और एक्ट आए। तो वो भी विकास के ही क्रम में ही पढ़ेंगे। तो चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो एक्ट आए थे वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853। आप लोगों को बता दें कि ये जो एक्ट आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि 20-20 साल का गैप है। उसका भी एक रीजन है, अभी आगे हम बताएंगे कि क्यों 20-20 साल पर ही आ रहा है। फिर जब 1857 की क्रांति होती है फिर ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है और उस समय जो एक्ट आते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935। और लास्ट में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसको भी पढ़ लेते हैं और इतनी चीजें पढ़ने से आप लोगों को संवैधानिक विकास के बारे में जानकारी हो जाती है। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर ये इस स्लाइड में अगर देखे जाए जितनी भी चीजें लिखी हैं इसको तो आपको याद ही होना चाहिए कि ये सन कौन सा एक्ट आया था या किस सन में आया था। अभी एक कोई टेस्ट हम लगा रहे थे तो उसमें पूछा था कि सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो किस सन में आया था, तो उसका आंसर सिंपल सा 1773। तो आप लोग भी ऐसे सॉल्व कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो और इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग शब्द जो बना है वास्तव में ये भी दिख रहा है कि किसी चीज को रेगुलेट की बात कर रही है, कि रेगुलेट करना, किसी पर शासन करने की बात हो रही है। तो जो एक्ट आया था इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मतलब जो बंगाल का गवर्नर था उसको पद नाम चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके अधीन जो, जैसे पहले क्षेत्र जो था वो बंगाल ही था, छोटा क्षेत्र था, लेकिन उस क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को भी बंगाल के अंडर में कर दिया गया और उसका पद नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया, मतलब और बड़ा नाम कर दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वॉरेन हेस्टिंग बने थे। इसको याद करना है, 100% यहाँ प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का ये मतलब होता है कि जैसे एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान में आप कैबिनेट शब्द सुनते होंगे कि कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट हैं। तो उस समय जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाया गया था उसमें 4 सदस्य थे और वो एक गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी और निर्णय जो है बहुमत से लिए जाते थे। समझ गए ना? तो इसको भी याद करना है आप लोगों को, और आप अपने नोट्स में लिखते भी रहेंगे जितनी भी चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, और मुख्य चीजें तो आप लिखेंगे और याद करेंगे और ज्यादातर चीजें आप सुनेंगे और समझेंगे। अगला जो कार्य होता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कलकत्ता में की गई थी वो किस सन में की गई थी, तो उसका आंसर होगा 1774 में। यहां से एक बहुत फेमस प्रश्न है
कि सुप्रीम कोर्ट जो स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? उसका आंसर है एलिजा एम्पे। और जब जो पेपर को और टफ बनाना होता है तो उसमें जो अन्य न्यायाधीश थे उनके भी नाम पूछे जाते हैं। उनके नाम क्या क्या है? उनके नाम है लैम चैम्बर, लिमिस्टर, हाइड। आपको ये बताना चाहूंगा कि इन जो नाम दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये नाम बहुत बड़े बड़े से हैं। मतलब इसके आगे भी सफिक्स और प्रीफिक्स भी लगे हुए हैं, सरनेम भी लगा हुआ है। बट हम याद करने के लिए सीधा ऐसे जानते हैं, चैम्बर लिमिस्टर हाइट, चैम्बर लिमिस्टर हाइट आप लोगों को ऐसे ही याद करना है। और एलिजा एम्पी को तो 100% याद रखना है। ठीक। अगला जो काम हुआ था इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेने से रोका गया था। जो भ्रष्टाचार था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में भी भ्रष्टाचार था कि वो क्या करते थे, रिश्वत लेकर बहुत सारे काम करते थे और निजी व्यापार करते थे, मतलब खुद के लाभ कमाने के लिए। तो उस पर रोक लगाई गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट में बस इतना ही चीजें याद रखना है। और अगले एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये 1781 में ही आया। पिट्स इंडिया एक्ट के पहले 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, लेकिन उसके पहले आता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में 1774 में, और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 की, उसमें थोड़ा सा कमी थी। और जो अधिकार क्षेत्र थे सुप्रीम कोर्ट का, उसको स्पष्ट किया गया कि मतलब इस मुद्दे पर, इन चीजों पर वो निर्णय ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। बस इतनी ही चीजें याद रखनी थी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 में। और इसमें क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया गया था, मतलब वो किन किन क्षेत्र पर वो अपने निर्णय ले सकते हैं। अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विलियम पिट एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के, उनके नाम पर ये रखा गया था। और इसमें जो प्रावधान थे, द्वैध नियंत्रण या डुअल कंट्रोल की व्यवस्था की गई थी। ये शब्द जो दिख रहा है इसमें आप लोग, डुअल नियंत्रण मतलब दो लोगों का नियंत्रण। तो जो भारतीय क्षेत्र थे उनमें दो लोगों का नियंत्रण था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का और दूसरा ब्रिटिश सरकार की। तो व्यापारिक मामलों का नियंत्रण जो था, जैसे व्यापार करना या कुछ भी था उससे संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते थे, या उसका नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा। और राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास हाथ में चला गया। और अगला जो काम होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि 6 सदस्यीय एक बोर्ड बनाया गया जो भारत के राजनीतिक मामलों की निगरानी करता था। अर्थात कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो अपने सदस्य को यहाँ पे रखा था, वो राजनीतिक मामलों की निगरानी करता था और ब्रिटिश सरकार को बताता था, जहाँ पे डुअल नियंत्रण या डुअल कंट्रोल के तहत यहाँ पे शासन किया जाता था। गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई। गवर्नर जनरल जो था, हमने बताया था कि पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल बन गया 1773 के एक्ट से। फिर जो उसका क्षेत्र था बंगाल था, बंगाल से उसका बढ़ा दिया गया मद्रास और बंबई को भी उसके नियंत्रण में किया गया। और भारत में कंपनी के क्षेत्रों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी क्षेत्र जो थे, उनको ब्रिटिश अधिग्रहण क्षेत्र कहा गया। समझ गए? इतनी चीजें याद रखनी है आप लोग। नोट्स में जितनी चीजें हम हाईलाइट कर रहे हैं इसको आप लोग नोट करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। डुअल कंट्रोल की व्यवस्था की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई थी। बस इतनी ही चीजें याद रखनी है। और चलते हैं अगले एक्ट पे। अगला एक्ट जो कहता है वो 1793 में ही आता है। 1793 में जब एक्ट आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो व्यापारिक एकाधिकार को रिन्यूअल प्रोसेस में कर देती है। जो पहले जो व्यापारिक अधिकार मिला था, या ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिला था ना कि पूर्वी देशों से व्यापार कर सके, तो जो अधिकार मिला था, एकाधिकार था, मोनोपोली थी, उसको रिन्यू कर दिया गया। मतलब 20 सालों के लिए नवीनीकृत कर दिया गया कि अब अगले 20 साल तक ये एकाधिकार के रूप में ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करेगी। ठीक। गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई पुनः। आप लोगों को पता है कि 1784 का जो एक्ट आया था उसमें भी गवर्नर जनरल की शक्तियों को वृद्धि की गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल का नियंत्रण मद्रास और बंबई और अधिक मजबूत किया गया। मतलब जो भी चीजें थी थोड़ा बहुत धरातल स्तर पर नहीं लागू हो पा रहा था, लेकिन उस नियंत्रण को और मजबूत किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम डबल या दोबारा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये इसलिए कि
कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कि आप लोगों को याद रखना है कि भारतीय राजस्व से देने की, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि किस एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। वो 1793 का एक्ट था। कंपनी के प्रशासनिक ढांचे को यथावत रखा गया, और मतलब जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आया था उसी की व्यवस्था को चालू रखा गया। इसमें आप लोगों को याद रखना है, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया, और गवर्नर जनरल की शक्तियों की वृद्धि की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एकाधिकार था वो 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था। इतनी 3-4 चीजें आप लोगों को याद रखना है। आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं, हेडिंग डालेंगे चार्टर एक्ट 1793 और यही तीन चीज नोट कर लेंगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ से हम बताना चाहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्यों हो जाता है, क्योंकि भारतीय राजस्व जो था यहाँ से पैसा जाना मतलब शुरू कहा जा सकता है कि शुरू हुआ था, क्योंकि बहुत सारे जो राजस्व थे भारत में पैदा हो रहे थे, या जो भी चीजें थी, क्योंकि संसाधन आप लोगों को पता है कि संसाधनों का ड्रेन होता है, मतलब कि कोई अभी सरकार की पॉलिसी से ही बहुत सारे संसाधन या पैसा जो है पूंजीपतियों के पास चला जा रहा है। ऐसे सुनाई देता नहीं कि अभी जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक एग्जांपल बताना चाहेंगे कि मतलब ये जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि ऐसे नियम, इतने ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसमें पूंजीपतियों के पास सारे संसाधन उनके पास चले जाते हैं। जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ अपने भारत देश में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जो कि समाजवादी या लोकतंत्रात्मक गणराज्य में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा सा ऑड पड़ता है, या मतलब वो ज्यादा मान्य नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था ज्यादा मान्य रहती है कि मतलब संसाधनों का जो वितरण हो वो समान रूप से सभी के लिए हो। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ से ये था कि मतलब भारत का जो संसाधन था, क्योंकि राजस्व जो था वो भी एक प्रकार के संसाधन था। भारत का राजस्व ब्रिटेन जाने लगा, मतलब खुले तौर पर वैसे भी जा रहा था, क्योंकि जो ट्रेड हो रहे थे, व्यापार हो रहे थे, उसके थ्रू जा रहा था, लेकिन अब यहाँ से शुरुआत होती है। आगे हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1813, क्योंकि 20 वर्ष के लिए रिन्यूअल किया गया था, 93 से 13 हो जाता है। 13 में व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया जाता है, जैसे और भी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती हैं, लेकिन चीन और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। कंपनी जो था अगले 20 वर्षों के लिए फिर से रिन्यूअल किया गया। शिक्षा के लिए धनराशि, ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय शिक्षा और साहित्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। यह पहली बार था, और भारतीयों के लिए थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि भारतीय जो शिक्षा थी और साहित्य थी उन पर विकास करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करना उस समय बहुत बड़ी बात थी, और मतलब इसके पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ईसाई मिशनरियों की को अनुमति। ईसाई मिशनरी मतलब ये होता है कि जैसे कि भारत में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो आप लोग या यहाँ पे जो भी क्षेत्र होंगे, या मुस्लिम धर्म के लोग होंगे या बौद्ध धर्म के लोग होंगे, तो वो अपना चाहेंगे कि हमारा धर्म का प्रचार प्रसार हो, ज्यादा क्षेत्रों में या ज्यादा क्षेत्रों में बढ़े। तो उस समय ईसाई या मतलब ब्रिटेन में जो था ईसाई धर्म था, वो क्रिश्चियन धर्म जो होते हैं वो धर्म थे, वो अपने प्रचार प्रसार के लिए भारत में आने की अनुमति दी गई थी इसी एक्ट के तहत 1813। मतलब समझ रहे हैं ना कि आप लोग मानसिक रूप से भी गुलाम बने और धार्मिक रूप से भी गुलाम बने, ऐसे भी नियम कानून बनाए जा रहे थे। ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि की गई, और जो भी ब्रिटिश संसद ने स्पष्ट किया भारत के क्षेत्रों पर अंतिम संप्रभुता ब्रिटिश क्राउन की है और कंपनी केवल प्रशासनिक एजेंट के रूप में कार्य करेगी। ब्रिटिश संसद हमेशा चाह रहा था कि वो शासन को अपने पास ही रखे या अपने पास रखे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाहती थी कि वो शासन करे। लेकिन जाहिर सी बात, अगर भारत देश की कोई कंपनी जाके कहीं पे शासन करती है तो प्रभुत्व तो भारत की सरकार का ही तो रहेगा। तो उसी प्रकार ब्रिटेन सरकार का ज्यादा प्रभुत्व था, और उसने हमेशा एक स्पष्ट किया कि वो ज्यादा मजबूत है, और उसके क्षेत्रों पर अंतिम संप्रभुता किसकी है? ब्रिटेन सरकार की है।
तो 1813 का खत्म होता है। इसमें आप लोग जानेंगे कि व्यापारिक एकाधिकार का अंत होता है, चाय और चीन के व्यापार के साथ एकाधिकार बना रहता है, शिक्षा के लिए 1 लाख की व्यवस्था की जाती है, ईसाई मिशनरियों की अनुमति मिल जाती है। इतनी चीजें याद रखनी है आप लोगों को। चलिए चलते हैं अगले एक्ट 1833 के एक्ट में। गवर्नर जनरल जो था, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब हो गया भारत का गवर्नर जनरल, मतलब पूरे भारत देश का वो शासन व्यवस्था का प्रमुख रहेगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। आपको ये बता दें कि यहां से जो प्रश्न बनता है वो ऐसे बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के पहले, कहीं हमने गलत तो नहीं बोल दिया? फिर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। समझ गए ना? यहां से ये प्रश्न बनते हैं, इसको आप लोग क्लियर कर रखिएगा और याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक स्वरूप समाप्त हुआ और उसे पूर्णतया प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त किया गया। आप लोगों को पता है कि व्यापारिक एकाधिकार तो पहले 1813 में भी खत्म किया गया था, लेकिन चाय और चीन के व्यापार के साथ छोड़ा गया था, मतलब उसमें एकाधिकार था, लेकिन 33 के एक्ट में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और बंबई मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियां समाप्त हुई और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत की विधायी शक्तियां दी गई। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है, कानून आयोग या लॉ कमीशन की स्थापना की गई। विधि आयोग की स्थापना की गई। उसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। इसको आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। समझ गए ना? सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने की कोशिश की गई। ध्यान रखना है, कोशिश की गई है। ये शब्द आप लोगों को याद रखना है कि कोशिश की गई, अभी पूरी तरीके से खुली नहीं है, ओपन नहीं किया गया है, लेकिन कोशिश किया गया था। तो 1833 का एक्ट में इतनी चीजें हैं कि भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। व्यापारिक एकाधिकार को पूरी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। विधि आयोग की स्थापना की गई लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और विधायी शक्ति, जाहिर सी बात, अगर भारत का गवर्नर जनरल हो गया तो पूरे ब्रिटिश भारत की जितनी भी चीजें रहेंगी या जो भी अधिकार रहेंगे या उनके शासन व्यवस्था की शक्तियां रहेंगी, विधायी शक्तियां रहेंगी, वो पूरे भारत की रहेंगी। किसके पास रहेगी? वो भारत के गवर्नर जनरल के पास रहेंगी। समझ गए ना? इतनी चीजें आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि 1853 का एक्ट आता है और ये लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में आया था। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के लिए, राज्य हड़प नीति के लिए भी फेमस है, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर जब हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। और मुख्य विशेषताएं इसकी क्या क्या रही? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अनिश्चितकालीन के लिए विस्तार कर दिया गया और यही एक्ट अंतिम एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत। उसके बाद व्यवस्था बदल जाती है और इससे क्या होता है कि ब्रिटिश संसद को कंपनी के शासन करने का अधिकार मिल जाता है। जो कंपनी थी उसके शासन को समाप्त करके खुद का शासन करने का अधिकार मिल जाता है। विधायी और कार्यपालिका कार्यों का पृथककरण किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे विधायी कार्य जो होते हैं वो जैसे जो कानून बनाना का कार्य होता है वो विधायिका करती है और एग्जीक्यूट करना, उस पर लागू करना कार्यपालिका करती है। वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो ये जो विधायी और कार्यपालिका के कार्य हैं इनका पृथककरण किस एक्ट के तहत किया गया है? 1853 के एक्ट के तहत किया गया था। और खुली प्रतियोगिता जो भी सिविल सर्विसेज की भर्ती के लिए थी, ये व्यवस्था शुरू की गई। प्रयास किस एक्ट के तहत किया गया था? प्रयास जो एक्ट था वो 1833 के एक्ट से किया गया, लेकिन शुरू किया गया 1853 के एक्ट से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कमी की गई, 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 सदस्यीय ब्रिटिश क्राउन द्वारा
नामित किए जाते हैं। नामित करने का मतलब जैसे अपने 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 आदमी को बिठाना। जैसे कि क्या होता है कि अभी भी राज्यसभा में जो राष्ट्रपति नामित करते हैं सदस्यों को, वो मतलब कि इसीलिए कि यहाँ पे जो नियम है वो इस आधार पर है कि साहित्य, शिक्षा या और भी चीजों जो कला क्षेत्र से जो बहुत फेमस व्यक्ति हैं उन्हें संसद में नियम कानून बनाने के लिए या जो भी चीजें हैं उनको आरक्षित कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार जब वहां पे था तो वहां पे ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाता था। वो भी उसका क्राइटेरिया कुछ निर्धारित रही होगी कि वो अपने आदमी को बिठाया जाता था किसमें, सदस्य के रूप में। तो निदेशक, डायरेक्टर्स मतलब निदेशक ही होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। तो चलिए एक्ट, अगले एक्ट पर पढ़ते हैं। और इसमें आप लोगों को बता दें कि 1853 का जो एक्ट है उसमें विशेषताएं कि ये कभी भी शासन को, कंपनी के शासन को समाप्त किया जा सकता है। और खुली प्रतियोगिता मतलब सिविल सर्विसेज जो थी, आईसीएस पहले हुआ करता था आईएएस की जगह, ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की व्यवस्था शुरू की गई और स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि जो स्थानीय शासन व्यवस्था जो होती है उसमें पार्टिकुलर स्थान से ही व्यक्ति सेलेक्ट होकर अपने विधान परिषद में शामिल किया जाता था और इसी को ही हम स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत मानते हैं। तो चलिए बच्चों, हमें लगता है कि आज यहीं पे क्लास को खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाती है तो थोड़ा सा बोरियत महसूस होती है देखने वाले को भी। और इसलिए यहीं पे एंड करते हैं। अगली जो क्लास रहेगी इसी का दूसरा पार्ट रहेगा। तो ठीक है बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़ें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।